हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ क्लास के अंतर्गत सिविक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। वुमेन चेंज द वर्ल्ड। औरतों ने बदली दुनिया। अब औरतों ने कैसे दुनिया बदली, किस किस प्रक्रियाओं को उन्होंने अपनाया, इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये परिवर्तन किस प्रकार हमारे समाज में, औरतों के जीवन में, और जो एक सामाजिक परिवर्तन हुआ वो किस प्रकार हुआ, इस प्रकार की प्रक्रिया इस चैप्टर के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर का काम काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेज नंबर 55 पर कुछ ब्लैंक कॉलम दिए हुए हैं और उन ब्लैंक कॉलम में कुछ लोगों के नाम, कुछ व्यवसायों के नाम लिखे हुए हैं। तो उसमें आप किनको, स्त्री को या पुरुष को, उन कॉलम में दिखाएंगे। ये एक चित्रात्मक आपकी मनोदशा को शो करता है कि आप कौन से चित्र को किस कॉलम में भरेंगे। अब पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए, जैसा कि नीचे की तालिका में लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। परिणाम इस प्रकार रहे, जैसे कि शिक्षक के रूप में बच्चों ने कम पुरुषों को चुना और ज्यादा महिलाओं को चुना। 5 पुरुष और 25 महिलाओं को शिक्षक के रूप में चुना। किसान के रूप में टोटल 60% यानी कि 30 के 30 बच्चों ने पुरुष को ही किसान के रूप में चुना। ऐसे ही मिल मजदूर के रूप में 5 महिलाओं को चुना गया और 25 पुरुषों को चुना गया। ऐसे ही नर्स के व्यवसाय में कोई भी पुरुष को स्थान नहीं मिला, जबकि सारी की सारी स्त्रियों को रखा गया। वैज्ञानिक के रूप में 5 महिलाओं को वैज्ञानिक के रूप में दर्जा दिया गया और 25 पुरुषों के रूप को दर्जा दिया गया। पायलट में भी 27 और 3 का अनुपात रहा, यानी कि 27 पुरुष और 3 स्त्रियां पायलट के काम के लिए चुनी गई। आप देखते हैं कि जब इन कामों में नहीं चुने जाते तो भारत में स्त्रियों का प्रतिशत किस प्रकार है। जैसे कि एक मैं उदाहरण बता रहा हूं, 83.6% महिलाएं भारत के खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और उनसे बीज निकालना, जिसे कुटाई करना कहते हैं। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट होता है, कौन क्या काम करता है, यानी कि हु डज व्हाट वर्क। कौन क्या काम करता है। अब
ये आपने एक तालिका भरी, तालिका के माध्यम से किसने कौन सा कार्य किया ये आपने थोड़ा सा समझा होगा। जैसे कि अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए, महिलाओं के लिए महिलाओं के, और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, प्राय ऐसे समझा जाता है। अनेक लोग आज भी इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण देने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का भी सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है और कभी अपने मित्रों के तरीकों के आधार पर पैदा होता है। अब जैसे रूढ़िवादी या रूढ़ी क्या होता है? रूढ़ी एक ऐसी चली आ रही प्रक्रिया है जिसमें प्राचीन एक ऐसी परंपरा है जिसे लोग अभी भी भुला नहीं पा रहे हैं, बल्कि उसी के आधार पे कार्य कर रहे हैं। अर्थात प्राचीन किसी परंपरा को मानते रहने का जो कार्य होता है बिना उसे समझे, उसे कहते हैं हम रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी विचारधारा या धारणा। इसके बाद दूसरी चीज इसी में एक आपके चैप्टर में है कि एक महिला ने इस रूढ़ी को कैसे तोड़ा। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई यह कहता है कि कोई लड़की के यह कार्य किसी लड़की के लिए नहीं है, तो मैं उसे करके रहती हूँ। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद भी कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊं? मैं तो अपने तरीके से ही जीऊंगी। अब आज नौकरी प्राप्त करने के लिए बच्चों पर दबाव डाला जाता है। उसके बाद जिसमें अधिक वेतन मिले, यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस भी दी जाती है कि भाई, जैसे ये एक बच्चे पर प्रेशर की बात है कि उसको किस किस प्रेशर से किस किस प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अधिक से अधिक नंबर आए, अधिक से अधिक उसको वो सुविधाएं वो प्राप्त करे जिनसे जीवन सुखी और संपन्नता पूर्वक जिया जा सके। इसी प्रकार अब ये आया लर्निंग फॉर चेंज, परिवर्तन के लिए सीखना। अब सीखने की एक प्रक्रिया क्या है कि हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए। कैसे परिवर्तन आ जाए उसके बारे में मैं बता रहा हूं। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में यानी कि प्राचीन काल में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। 19वीं सेंचुरी में यानी कि 19वीं शताब्दी में 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं
कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। हम ऐसी आपके चैप्टर में 3 स्त्रियां आई हैं जिनको मैं बारी बारी आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक राजसुंदरी देवी थी, उनका अनुभव 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। वो 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राजसुंदरी देवी एक धनवान जिम्मेदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती या पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं भी छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। उस समय केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। राजसुंदरी जी कह रही हैं, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। बाद में स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। कैसे? स्त्रियां तो पढ़ती ही नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही थी। बाद में जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए हुए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। राजसुंदरी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। अब दूसरी महिला आती है, रुकैया सखावत हुसैन, और उनका एक सपना था लेडी लैंड का, जो उन्होंने इस प्रकार समझाया है। कैसे? रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिनके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने के लिए रोका गया। जैसा कि आप एक उनकी द्वारा दी गई जानकारी में देख रहे हैं, चित्र भी बना हुआ है। अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। अब उसका स्वप्न भी किस प्रकार था? आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने जो लेडी लैंड में एक सपना देखा, लेडी लैंड का जो सपना देखा, उसमें रुकैया सखावत हुसैन ने स्त्रियों को बहुत बड़े बड़े कार्य करते हुए अपने सपने में देखा। उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 यानी कि 1910 में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय आप देख रहे हैं, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज यानी कि वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय किस प्रकार है, कैसे शिक्षा के लिए या पढ़ने लिखने के लिए स्त्रियों को और पुरुषों को यानी कि छात्र और छात्राओं को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना यानी कि कितनी हमारे देश में जनसंख्या है उसको जाना जाता है।
इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम, शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। इस प्रकार जनगणना में ये कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक आपको नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। शासकीय शब्दावली में दलित के लिए अनुसूचित जाति, आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्दावली का उपयोग किया जाता है। आपने इस तालिका में अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों को स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। आप जैसे तालिका में लड़कों को और लड़कियों को दोनों को देख रहे हैं, कक्षा 1 से और कक्षा 10 तक का इसमें विवरण दिया गया है। आप बारी बारी से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो उनकी ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न तो उचित स्कूल ही है और न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास न हो तो लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं जो अपने लड़कों के लिए तो वो फीस भरना पसंद करते हैं, लेकिन लड़कियों की फीस या शुल्क देना अच्छी बात नहीं समझते, क्योंकि उनकी स्थिति दोनों की शुल्क भरने की नहीं होती। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल जाती है। अब इस काम के लिए महिलाओं ने अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए, खुद शिक्षित होने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, जिन्हें वुमेन्स मूवमेंट कहा जाता है। अब ये कैसे कैसे किए, किस लिए किए, इनकी मैं जानकारी दे रहा हूं। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को ही महिला आंदोलन कहा जाता है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहां देख सकते हैं, जैसा कि ये आपने देख रहा है एक पिरामिड बना हुआ है। उसके बाद में इन्होंने अभियान चलाए, कैंपेनिंग की। अब ये अभियान कैसे चलाए? इन अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने। जब इन्होंने अभियान चलाए, कैंपेनिंग की, तो जैसे कि सन 2006 में एक कानून बना, जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ऐसे ही 1980 के दशक में भी देश भर की महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अदालतों के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानूनों को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। अब ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें
ज्यादातर क्या महिलाओं के ही फोटो हैं जिन्होंने संघर्ष, जागरूकता और विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए, जैसे कि रेसिंग अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना। औरतों ने अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। आप देखते हैं बहुत सारे नाटकों में, जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। जो महिलाएं कार्य करती हैं उनमें बहुत बड़ा मीडिया का भी हाथ होता है। अब इसके बाद में क्या है, विरोध करना, यानी कि प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग क्या होता है, किसके लिए विरोध कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, उल्लंघन मीन्स जब उनकी किसी बात को समझा नहीं जाता और वो किसी चीज को कहना चाहती है लेकिन माना नहीं जाता, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम उल्लंघन कहते हैं। तो इस उल्लंघन में किसी कानूनी अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है और लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं जिनसे लोगों को या हमारे सरकारी तंत्र को उनकी बात को मानना पड़ता है। ऐसे ही बंधुत्व व्यक्त करना, शोइंग सॉलिडेरिटी। अब ये क्या है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की जब व्यवस्था बिगड़ जाती है तो न्याय के लिए महिलाएं, अन्य मुद्दों पर औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा होता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों का ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। इसी प्रकार हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो हम बंधुत्व में एक दूसरे के साथ में जो भाईचारा स्थापित करते हैं वो भी इन आंदोलनों और अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे हम बंधुत्व व्यक्त करना कहते हैं। आप इन चित्रों के माध्यम से महिलाओं के इन संघर्षों को और परिवर्तनों को अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, जो वे संसार में इस प्रकार की दुनिया में उन्होंने परिवर्तन को स्थापित किया, वो आप अच्छी भली प्रकार से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।